या हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये आज हम लोग का थर्ड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास डिस्कस कर चुका है गांधी और शिक्षा के बारे में। पहला क्लास हम लोग का क्या था? पहला क्लास हम लोग का गांधी और शिक्षा में जो उसका सिलेबस है उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके सिलेबस के कितने यूनिट है वो हम लोग जान चुके हैं। दूसरा क्लास क्या था हम लोग का? इसका यूनिट 1 चल रहा था। क्या था? इसका यूनिट 1 चल रहा था। आप लोगों से अनुरोध है कि थर्ड क्लास देखने से पहले फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को देख के आए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जा चुका है, उसका सिलेबस क्या है। सेकेंड क्लास में मतलब उसका सिलेबस में यूनिट 1 क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आप लोग पढ़ के आए। और थर्ड क्लास को आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्लास में क्या हम लोग का सेकेंड क्लास कहाँ तक हो गया था? हम लोगों ने सेकेंड क्लास चरित्र निर्माण पे पढ़ लिए थे। क्या शिक्षा से चरित्र निर्माण का वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। थर्ड क्लास क्या करना है? नैतिक विकास के लिए शिक्षा, मतलब नैतिक विकास के लिए कितना आवश्यक है, गांधी जी का यह बताना था। मतलब नैतिक विकास कितना जरूरी है शिक्षा के लिए, मतलब शिक्षा के माध्यम से नैतिक विकास का जरूरी विकसित होना बहुत जरूरी था, यह गांधी जी का मानना था। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वो क्लास को। शिक्षा और नैतिक विकास, क्या शिक्षा और नैतिक विकास? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, मतलब गांधी जी का मानना था शिक्षा का उद्देश्य बस ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी के अंदर क्या, विद्यार्थी के अंदर नैतिक मूल्य का विकास होना चाहिए। बस ज्ञान तक की शिक्षा सीमित नहीं रहना चाहिए, विद्यार्थी के अंदर नैतिक विकास का बढ़े। विद्यार्थी को नैतिक विकास का पता हो, क्या सही क्या गलत, या विद्यार्थी को पता हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या नुकसान होगा, या विद्यार्थी के अंदर नैतिक भाव अच्छे से पता होनी चाहिए, गांधी जी का मानना था। वे मानते थे यदि शिक्षा से नैतिकता का विकास नहीं होता तो वह शिक्षा अधूरी है। मतलब उनका मानना था अगर शिक्षा से अगर नैतिकता का विकास नहीं होता वह शिक्षा अधूरी है। मतलब कितना पढ़ लिख लियो और क्या सही हो क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे समाज का भला हो, क्या करने से समाज में क्या हानि हो सकती है, देश का नुकसान हो सकता है, अगर ये चीज नहीं पता है शिक्षा करने के बाद भी तो वह शिक्षा क्या है? अधूरी है, गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने कहा था ज्ञान के साथ यदि नैतिकता न हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। गांधी जी का कहना था ज्ञान के साथ यदि नैतिकता न हो तो वह विकास का कारण बन सकती है। मतलब ज्ञान के साथ अगर नैतिकता न हो, मतलब शिक्षा के साथ अगर नैतिक गुण नहीं है मेरे अंदर, तो वो शिक्षा क्या है? विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि बहुत लोग, आप लोग आतंकवादी लोग अगर देखे होंगे तो उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा खासा होता है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास ज्ञान होता है, हर चीज होता है, लेकिन क्या करते हो? नैतिकता का विकास नहीं करते। वो लोग गलत डायरेक्शन में जाके देश का नुकसान करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते, ये लोग करते हैं। तो उनसे क्या होता, जो विनाश का कारण बनी कि नहीं, क्योंकि शिक्षा होने के बाद भी उनका नैतिकता नहीं है तो वो क्या करी? विनाश का कारण बनी। नैतिक नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत में भेदभाव करना। मतलब नैतिक विकास का अर्थ क्या है? क्या सही हो क्या गलत है ये हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज करने से समाज का नुकसान हो सकता है, लोगों का नुकसान हो सकता है, लोगों की क्षति पहुंच सकती है, यह सही और गलत में भेदभाव करने का समझ होना चाहिए, गांधी जी का मानना था नैतिक विकास के अंदर। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या? नैतिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर सत्य, ईमानदारी, करुणा, सेवा, सहयोग, आत्म संयम जैसे गुणों का विकास हो। मतलब नैतिक विकास का मतलब क्या हो? विद्यार्थी के अंदर ईमानदारी हो। क्या? विद्यार्थी के अंदर ईमानदारी हो, विद्यार्थी हम ईमानदार हो। क्या? विद्यार्थी ईमानदार हो। करुणा हो, करुणा हो, दया हो, सद्भावना हो, कंपेशन हो, मतलब लोगों के प्रति व्यवहार में क्या बोलते हैं, अनुशासन हो, ये होना चाहिए। आत्म संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म संयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए लोगों के अंदर, अपने मन को अपने काबू में रख सके, इतना होना चाहिए बच्चों के अंदर। नैतिकता व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी जिम्मेदार और आदर्श बनाती है। मतलब नैतिकता, जो नैतिकता भी हम लोग पढ़ते क्या है? ईमानदारी हो, करुणा हो, सेवा हो, आत्म सहयोग हो, सहयोग की भावना हो, यह लोगों को व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, मतलब व्यक्ति पर्सनल जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति को आदर्श बनाती है, जिम्मेदार बनाती है व्यक्ति को, यह गांधी जी का मानना था।
गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार नैतिकता के प्रमुख तत्व क्या, गांधी जी के अनुसार नैतिकता के कितने प्रमुख तत्व थे वो हम लोग देखते हैं। क्या, सत्य, क्या होना चाहिए, सत्य। सत्य गांधी जी के जीवन का आधार था। गांधी जी के जीवन का आधार क्या था, सत्य था। जितना गांधी जी आंदोलन में कार्य करते थे, देश के लिए जितना सेवा किया गांधी जी ने सत्य को उतना ही महत्व दिया, ट्रुथ को गांधी जी ने उतना ही महत्व किया। गांधी जी का मानना था कुछ भी परिस्थिति हो जाए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, गांधी जी का मानना था, और सत्य का ही पालन करना चाहिए। उनका मानना था यदि विद्यार्थी को बचपन से ही सत्य बोलने और सत्य पे चलने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। उनका मानना था स्टूडेंट को अपने बेसिक एजुकेशन से, मतलब स्टार्टिंग के प्रारंभिक शिक्षा से बच्चों को सत्य बोलना, सच बोलना, सत्य का पालन करना, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहायता नहीं लेना, यह बच्चे को सिखाना चाहिए बचपन से ही। अहिंसा, क्या, अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं है। क्या, गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और करुणा का भाव है। अहिंसा का मतलब गांधी जी का मानना था हिंसा का भाव नहीं, बल्कि इसके अंदर प्रेम की भावना हो सके, समाज के प्रति, दूसरों के प्रति, देश के प्रति प्रेम की भावना हो सके, दया की भावना हो सके, करुणा की भावना हो सके, यह गांधी जी का मानना था। शिक्षा का कार्य, क्या, शिक्षा का काम बच्चों को अहिंसक जीवन जीने के लिए तैयार करना। क्या, शिक्षा का काम बच्चों को अहिंसक जीवन, मतलब हिंसा नहीं करे अपने जीवन में, प्रेम की भावना दे, प्रेम को प्रचार करे, लोगों से झगड़ा या अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी अहिंसा या किसी आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, अहिंसक कार्य नहीं करना चाहिए, या बच्चों को पढ़ाना चाहिए शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही। आत्म संयम, नैतिकता का एक बड़ा पहलू है आत्म संयम। आत्म संयम का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्या, अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए, मतलब मन, अपने आप को किसी और, अपने आप को मन के बस में नहीं रखना चाहिए, अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए। क्योंकि अगर खुद को मन के बस में रखेंगे तो मन जैसा चाहेगा वैसा हमसे वो काम करवाएगा, लेकिन अगर मन को हम अपने बस में रखें तो जो हम चाहेंगे वो कार्य हो सकता है। क्या, आत्म संयम बनाए रखे हर परिस्थिति में, या कभी गुस्सा हो या कुछ भी परिस्थिति हो या किसी का लालच की भावना हो, हर परिस्थिति में अपने आप को क्या करना चाहिए, आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार का नियंत्रण करना सिखाती है। मतलब शिक्षा स्टूडेंट को क्या सिखाती है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं और व्यवहार का क्या करते, नियंत्रण करना सिखाती है। मतलब शिक्षा जो है व्यक्ति को अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, मतलब आजकल के देश में, आजकल के जनरेशन में क्या चल रहा है, इच्छा पनपती जा रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एक चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे दूसरा चीज़ चाहिए, अगर एक अच्छा फोन मिल गया तो मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए, मतलब इच्छा पनपती जा रही है एक पे। तो इससे क्या होती है, लालच की भावना पैदा होती है, द्वेष की भावना पैदा होती है। तो इसलिए गांधी जी ने माना आत्म संयम होना चाहिए, मतलब शिक्षा अपने इच्छाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होनी चाहिए, अपने व्यवहार पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब गुस्सा में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने गुस्सा में अपने आपा नहीं खोना चाहिए, किसी से झगड़ा हो तो अपने आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। यह गांधी जी का मानना था, शिक्षा के द्वारा ये सब पाया जा सकता है। सेवा की भावना, क्या, सेवा की भावना, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा से विद्यार्थी दूसरों में भलाई और समाज सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही, जो एडुकेशन के माध्यम से ही, मतलब पढ़ाई के द्वारा ही बच्चे को सिखाया जाए कि समाज का सेवा करना चाहिए, लोगों का सेवा करना चाहिए, गली मोहल्ले में जो सफाई का जो होता है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, हर एक फील्ड में। यह क्या, शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है बच्चों में, और बेसिक एजुकेशन स्टार्टिंग से ही बच्चों को यह चीज़ सिखाना चाहिए, गांधी जी का यह मानना था। सेवा भावनाओं से ही नैतिक विकास का संभव है, मतलब सेवा के भावना से नैतिक विकास संभव है। नैतिक विकास मतलब क्या, लोगों के अंदर नैतिक विकास की भावना हो, या सेवा के शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।
सादगी और विनम्रता, क्या है सादगी और विनम्रता, नैतिक सादगी और विनम्रता, नैतिकता का अर्थ दिखाने और लालच से दूर रहना, मतलब सादगी मतलब सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी का मानना, गांधी जी ने अपने जीवन में क्या हमेशा फॉलो किया है, सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए आप लोगों ने हमेशा गांधी जी को किस में देखा होगा, सॉरी, गांधी जी को एक धोती में देखा होगा। गांधी जी हमेशा सादगी जीवन को फॉलो करते हैं। हमें हमेशा जो गांधी जी का मानना था, जीवन क्या हो, सादा होनी चाहिए। और नैतिकता का अर्थ है दिखावे और लालच से दूर, मतलब अगर सादगी जीवन हो, मतलब क्या दिखावा हो या पहन चहन का दिखावा हो, ये पहन लिए वो पहन लिए, दिखावा से दूर, लालच से दूर। अगर हमारे अंदर सादगी भरा जीवन होगा तो हम लोग लालच से दूर रहेंगे, दिखावा से दूर होंगे। जो समाज को दिखाना है, अपने पड़ोसी को दिखाना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, अपने इसको दिखाना है, मतलब मोहल्ले को, देश को दिखाना है, हर किसी को दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। गांधी जी का मानना था सादगी से जीवन जीना चाहिए, दिखावा एकदम नहीं करना चाहिए। क्या था, गांधी जी का यह मानना था। गांधी जी शिक्षा में सादगी और विनम्रता पे बल देते थे। क्या गांधी जी चाहते थे शिक्षा के द्वारा बच्चे, हर किसी को अंदर ये भावना हो सके कि वो लोग सादगी को फॉलो करे, सादगी को अपने जीवन में अपनाए, लालच की भावना नहीं रखे, दिखावे की भावना नहीं रखे, कंपटीशन का भावना नहीं रखे कि उसके पास ये आ गया तो मेरे पास भी ये चाहिए, उसके पास ये कार आ गया, उसके पास बाइक आ गया, उसके पास ये आ गया, वो लोग फॉरेन घूमने जा रहा है तो मैं भी घूमने जाऊँ। या दिखावने का भावना नहीं होनी चाहिए, जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का यह मानना था। तीसरा पॉइंट क्या है, गांधी और नैतिक विकास की प्रक्रिया। क्या गांधी और नैतिक विकास की प्रक्रिया, पहला क्या है, अनुशासन और आत्मसंयम से। क्या गांधी और नैतिक विकास की क्या प्रक्रिया हो सकती है, वो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अनुशासन और आत्मसंयम से। विद्यार्थियों में अनुशासन मतलब अनुशासन होना चाहिए, जो रूल जो नियम होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके अंदर अच्छा आचरण होना चाहिए, विद्यार्थियों में होना चाहिए। और आत्मसंयम का अभ्यास विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करता है, मतलब विद्यार्थियों के अंदर आत्मसंयम और अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का नैतिक जीवन का विकास हो। यह क्या हो, गांधी जी का मानना था। दूसरा पॉइंट, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के। क्या धार्मिक और नैतिक शिक्षा से, गांधी जी सभी धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब गांधी जी सारे धर्म में जो जो श्रेष्ठ शिक्षा है, मतलब सारे धर्म में जो जो अच्छे बातें हैं, अच्छी बात कहा गया, वो हर एक बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे गांधी जी, ताकि उनमें करुणा, दया और सद्भावना जाने, ताकि बच्चे हर एक धर्म की अच्छे अच्छे बात जान के उनके अंदर करुणा की भावना हो, दया की भावना हो, हर एक अच्छे लोगों समाज के प्रति उदारता हो, यह बच्चों के अंदर हो। श्रम और कार्य, शिक्षा में श्रम और शिल्प को शामिल करने के से विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनते हैं और उनमें श्रम के प्रति सम्मान, सहयोग की भावना का विकास होती है। क्या श्रम और कार्य करने से बच्चों के अंदर मेहनत करने की भावना जागती है, हार्डवर्क करने की भावना जागती है, बच्चों के अंदर उनके प्रति सम्मान होता है। यह गांधी जी ने बताया था शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक शिक्षा, क्या सामाजिक सेवा से, जब विद्यार्थी समाज की सेवा करते तो उनमें त्याग, करुणा और सहानुभूति की भावना मजबूत होती है। गांधी जी का मानना था बच्चे जब समाज की सेवा करते हैं तो उनके अंदर त्याग की भावना, करुणा की भावना, लोगों के प्रति करुणा होगी। अगर समाज सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बच्चों के प्रति करुणा होगी तो उनके अंदर क्या करुणा की भावना जागेगी, उनके अंदर सहानुभूति जागेगी, देश के लिए सहानुभूति जागेगी, लोगों के प्रति सहानुभूति जागेगी, समाज के प्रति सहानुभूति जागेगी। ये गांधी जी का मानना था। सत्य और अहिंसा के अभ्यास से, शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन में हर परिस्थिति में सत्य बोलने और अहिंसक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी का मानना था शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को अपने जीवन काल में हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती, हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए बच्चों को प्रेरित करती थी। शिक्षा के माध्यम से ये किया जा सकता है, यह गांधी जी का मानना था। चौथा पॉइंट क्या है, गांधी जी बुनियादी शिक्षा और नैतिक विकास।
क्या, गांधी जी बुनियादी शिक्षा और नैतिक विकास। गांधी जी नई तालीम बेसिक एजुकेशन का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र और नैतिकता का विकास करना भी था। इसमें विद्यार्थियों को शिल्प शर्म सिखाए जाते हैं। शर्म से उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनते हैं। मतलब अगर हम लोग बच्चे को शिल्प मतलब स्किल का नॉलेज देंगे, शर्म सिखाएंगे, हार्डवर्क सिखाएंगे, तो बच्चों के अंदर क्या हो, आत्मसम्मान की भावना होगी, आत्मनिर्भरता होगी, बच्चे खुद पे डिपेंड होंगे, अपने आप पे डिपेंड होंगे, कुछ रोजगार करेंगे। क्या हमारे देश में रोजगार विकसित होगी, रोजगार उत्पन्न करेंगे, छोटी मोटी उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री में काम करने की बजाय, काम खोजने की बजाय काम देने पे ज़्यादा रहेगा उनके प्रति। श्रम और सेवा में उन्होंने सहयोग भाईचारे की भावना विकसित होती है। मतलब बच्चों को श्रम और सेवा करने से सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य नैतिक विकास बनता है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य क्या बनता है, नैतिक विकास। मतलब जितने सारे पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या सत्य हो, अहिंसा हो, बुनियादी शिक्षा हो, ये सब डेवलप होने से बच्चे के अंदर क्या हो, नैतिक विकास की भावना पनपती है बच्चों के अंदर। ये गांधी जी का मानना था। बच्चों को नैतिक विकास जगाने के लिए, बच्चों के अंदर नैतिक विकास का बच्चों के अंदर भावना हो, इसके लिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से दिया जा सकता है। शिक्षा नैतिक और समान। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से विकसित नैतिकता का असर समाज पे पड़ता है। गांधी जी मानते थे शिक्षा से जो विकसित नैतिकता होगी, जो लोगों के अंदर नैतिकता की भावना होगी, सही गलत क्या होता है उसका पहचान करने की भावना होगी लोगों के अंदर, समाज के प्रति दया होगी, सहानुभूति होगी, करुणा की भावना होगी, इससे समाज पे असर पड़ता है। यदि शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित हो तो समाज में भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ेगी। गांधी जी का मानना था शिक्षा अगर केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित हो, क्या शिक्षा अगर डिग्री और नौकरी तक सीमित होती है तो लोगों के अंदर भ्रष्टाचार की भावना होगी, क्योंकि लोग नौकरी पाने के लिए होड़ में लग जाएंगे और नौकरी पाने के लिए भ्रष्टाचार करेंगे। मतलब क्या, घूस देंगे, ब्राइब देंगे, किसी को नौकरी, मुझे नौकरी दिलवाने के लिए किसी को या नौकरी करने की क्या देंगे, ब्राइब देंगे कि पैसा देंगे मुझे नौकरी मिल जाएगा। समाज में भ्रष्टाचार की भावना बढ़ेगी, समाज में हिंसा बढ़ेगी। इससे क्या, समाज में हिंसा बढ़ेगी। यदि शिक्षा नैतिक विकास पर आधारित हो तो समाज में शांति, सहयोग और भाईचारा बढ़ेगी। अगर शिक्षा डिग्री और नौकरी तक सीमित रह के नहीं बल्कि नैतिक विकास पर आधारित हो तो समाज में शांति, सहयोग और भाईचारा बढ़ेगी। क्या होगी, समाज में शांति भी होगी, नैतिकता का विकास होगा, लोगों के अंदर क्या सही क्या गलत नहीं ये भावना होगी, लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी क्या करना चाहिए जिससे समाज का भलाई हो, देश का भलाई हो। इससे शांति का होगा, सहयोग की भावना होगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। आज के समय में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। आज का समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। क्या, आज के समाज में नैतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आज के समाज में नैतिक शिक्षा की, क्योंकि आज का समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे भ्रष्टाचार, हमारे समाज में दिन पर दिन क्या भ्रष्टाचार की भावना, भ्रष्टाचार हमारे मतलब करप्शन हमारे समाज में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हिंसा और अपराध, हमारे देश में हिंसा और अपराध अब भी दिन पर दिन बढ़ रही, कम हो, क्योंकि सब क्या हो, नॉलेज तो सबके पास, सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में हिंसा और अपराध बढ़ रहा है, नशाखोरी भी बढ़ रहा है, नैतिक पतन हो गया। क्या है, हमारे देश में शिक्षा के नहीं होने से ये नैतिक पतन हो जाती है, हमारे देश में नैतिक पतन हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान केवल कानून से ही नहीं, क्या इस समस्याओं का कानून से ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, केवल जो हमारे जो न्यायपालिका है उनके द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। क्यों, न्यायपालिका क्या एक बार दंड दे देंगे, ये लोग दंड लेके आ जाएंगे, उनको दंड हो गया, ये लोग जेल में चले गए, जेल से निकलने के बाद ये लोग फिर ये काम कर सकते हैं। तो कानून से नहीं बल्कि शिक्षा से हो सकता है। उनको दंड देने के साथ साथ उनको एडुकेशन भी देना चाहिए, उनके अंदर नैतिकता की भावना जागरूक होना चाहिए, उनके अंदर शिक्षा देना चाहिए। वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अच्छा कार्य कर सकते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन इस दिशा में मार्गदर्शन करता है। क्या, इस दिशा में गांधी जी का शिक्षा दर्शन हम लोग को मार्गदर्शन करता है।
शिक्षा में नैतिकता और चरित्र निर्माण पे जोर दिया। क्या दिया? गांधी जी ने शिक्षा और चरित्र निर्माण पे जोर दिया। विद्यार्थियों को बचपन से ईमानदार, अनुशासन और सेवा की भावना का अभ्यास कराया जाए, क्योंकि हमारे देश में अनेक समस्याएं आती है जो कानून से ही नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, गांधी जी का मानना था। इसलिए गांधी जी का शिक्षा दर्शन हम लोग को याद आती है। और शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने क्या बताया है कि लोगों को, बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी, अनुशासन और सेवा की भावना का अभ्यास कराया जाए, तभी समाज और राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। बच्चों के अंदर बचपन से ये सब भावना होगी तभी हमारे देश में समाज का विकास हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे डेवलप होंगे, अगर समाज में शिक्षा अच्छी जाएगी तो समाज डेवलप होगा, और अच्छे समाज में से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होती है। तो तभी हमारे देश में समाज और राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन आ सकती है, गांधी जी का मानना था। निष्कर्ष क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नैतिक विकास। क्या गांधी जी का मानना था? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिक विकास होना चाहिए, चरित्र निर्माण होनी चाहिए। यदि शिक्षा से व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, संयम, सेवा भावना और सादगी का विकास हो जाए तो वह न केवल स्वयं अच्छा इंसान बन सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी आदर्श नागरिक सिद्ध हो सकता था। गांधी जी का बस इतना मानना था कि लोगों के अंदर अगर शिक्षा की भावना पैदा, लोगों को शिक्षित किया जाए तो उसके अंदर क्या, उसका चरित्र का निर्माण हो सकता है, उसके अंदर आत्म संयम आ सकती है, उसके अंदर अहिंसा की भावना हो सकती है और सेवा की भावना हो सकती है, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हो। इससे हमारे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र में सकारात्मक होगी। यह गांधी जी का मानना था। और हम लोग का पहला यूनिट का थर्ड पॉइंट, क्या पहला यूनिट का थर्ड पॉइंट, ये पहला यूनिट का थर्ड पॉइंट, स्वच्छता, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा का महत्व। ये क्या है? हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इन चारों क्षेत्रों से जुड़ी शिक्षा बच्चों और युवाओं को न केवल अपने समाज और संस्कृति को समझने बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भी प्रेरित करती है। मतलब इन चारों क्षेत्रों में, पहला क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, दूसरा क्षेत्र क्या है? स्वच्छता, तीसरा क्षेत्र क्या है? सांस्कृतिक कल्चरल धरोहर, और चौथा क्षेत्र क्या है? हस्तशिल्प मतलब स्किल। इन चारों फील्ड में युवाओं और बच्चों को समझने के साथ साथ समाज के प्रति भागीदारी भी होनी चाहिए। क्या? समाज के प्रति भागीदारी निभाने की भावना भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, स्वास्थ्य शिक्षा, संतुलित आहार। क्या? संतुलित आहार, संतुलित आहार होनी चाहिए। आहार संतुलित का मतलब क्या? हमारे जो खाना जो खाते हैं उसमें संतुलित आहार होनी चाहिए। उसमें कितने कार्ब होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होनी चाहिए, ये संतुलित होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है तो फैट ज़्यादा है, तो किसी में कार्ब कम है। हर चीज़ क्या संतुलित होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर का विकास हो सके, जिससे हमारी कोई भी बीमारी नहीं हो सके। यह संतुलित आहार हुआ। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्या? एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिटनेस के लिए आप सुबह में मॉर्निंग में रनिंग कीजिए, इवनिंग में रनिंग कीजिए, या कोई स्पोर्ट खेलिए या जिम जाइए। मतलब व्यायाम जरूरी है। योगा कीजिए, मतलब अपने आप को फिट रखिए। क्या रखिए? अपने आप को फिट रखना है किसी भी हालत में। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। क्या? आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी, हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या? मेंटल हेल्थ। आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बैठे बैठे लोग एक कमरे में बंद, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या, वो कुछ बीमारी नहीं फिर भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या? मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आजकल हर एक प्रोग्राम आ गया कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहिए। लोग मेंटल हेल्थ पे बात करने से पीछे भागते हैं। लोग मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों को लगता है अगर मेंटल हेल्थ पे बात कर लिए होंगे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है। मेंटल हेल्थ का इलाज सबसे पहले, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ गया तो इसका इलाज खोजने में इतना वक्त निकल जाएगा कि तब तक आप मे भी मर भी सकते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, यह मानना था।
प्राथमिक उपचार, क्या प्राथमिक उपचार आदि जानकारी दी जाए, क्या शिक्षा के माध्यम से ये सब जानकारी दी जाए। दूसरी, स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस, योग योग हो, जैसे हमारे पतंजलि, क्या हमारे हमारे देश में क्या पतंजलि योग, योग के माध्यम से मॉर्निंग में योगा, जितने योग होता है योग करना चाहिए, इसके द्वारा फिट रहा जा सकता है। खेलों के माध्यम से, अभी हम बताए स्पोर्ट, किसी न किसी एक स्पोर्ट खेलना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, या एथलीट होना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, या टेबल टेबल टेनिस खेले, या कुछ भी खेले, मतलब किसी एक स्पोर्ट को खेलना जरूरी है हमारे देश में, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए। माध्यम से यह ज्ञान दिया जा सकता है, क्या माध्यम से यह ज्ञान दिया जा सकता है, स्वस्थ शिक्षा, मतलब हेल्दी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए यह ज्ञान दिया जा सकता है। स्वच्छता शिक्षा, क्या स्वच्छता मतलब क्लीननेस शिक्षा, स्वच्छता शिक्षा पढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, क्या व्यक्तिगत स्वच्छता, क्या व्यक्तिगत मतलब खुद में, पर्सनल पर्सनल स्वच्छता क्या होनी चाहिए, हाथ धोना, दांत साफ करना, साफ कपड़े पहनना, यह क्या व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए। मतलब कोई भी इंसान, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे हो सकती है, मतलब हाथ साफ होने चाहिए, कपड़ा क्लीन होनी चाहिए, हमेशा मतलब मॉर्निंग में सुबह दांतों की ब्रश करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, व्यक्तिगत होनी चाहिए। से लेकर सामाजिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या आ गया, हाथ धोना, दांत साफ करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, सफाई करना, बाल को अच्छे से काट के रखना, मतलब अपने आप को स्वच्छ रखना। से लेकर सामाजिक स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता क्या होती है, कचरा का प्रबंधन करना, मतलब हमारे घर के आसपास मोहल्ले टोले में क्या देखते हैं, कचरा इधर उधर फेंका रहता है, उसका प्रबंधन करना चाहिए। शौचालय का उपयोग, क्या हमारे मोहल्ले या कहीं भी शौचालय का उपयोग होना चाहिए। गांव में क्या होती है, कहीं भी शौच लोग कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, शौचालय का प्रॉपर यूज करना चाहिए, खेत में या कहीं भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा जो होती है शौचालय का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, इसीलिए हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई, इसलिए हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन के ही स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता के प्रेमी थे, गांधी जी स्वच्छता पे ज्यादा बल डालते थे, स्वच्छ रहना चाहिए, गांधी जी का यह मानना था। इसलिए 2 अक्टूबर के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान से हमारे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। थर्ड पॉइंट, सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित शिक्षा, क्या है सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित शिक्षा, ऐतिहासिक स्मारक, लोक कथाएं, परंपराएं, नृत्य, संगीत आदि के माध्यम से बच्चों को अपने अतीत और पहचान से जोड़ना चाहिए। मतलब ऐतिहासिक स्मारक, मतलब हमारे देश में इतना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, क्या बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जैसे आप साउथ में जाइएगा, मीनाक्षी मंदिर हो गया, पद्म स्वामी मंदिर हो गया, विदेश्वर मंदिर हो गया, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया, अगर दिल्ली जाते दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी का गेट हो गया, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है। उसके द्वारा क्या हो, बच्चों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, लोक कथाएं होनी चाहिए, नृत्य, हमारे देश में कितना 8 कल्चरल डांस है, वो उसके बारे में पता होनी चाहिए, संगीत के बारे में पता होनी चाहिए, आदि के माध्यम से बच्चों को अपने अतीत, मतलब हमारे देश में जो जो अतीत में जो जो हिस्टोरिकल मोमेंट है, जो जो हिस्टोरिकल डांस है, सबको पता होना चाहिए। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमणों, मतलब एडुकेशनल टूर होना चाहिए, मतलब बच्चों को, मतलब कभी समर वेकेशन या कभी भी एडुकेशनल टूर पे ले जाना चाहिए, या जैसे पटना का गोलघर ले जाना चाहिए, हमारे बिहार में क्या राजगीर ले जाना चाहिए, गया का जो बौद्ध मंदिर वो ले जाना चाहिए, कक्कोलत जो कक्कोलत झरना है वहाँ ले जाना चाहिए, वानिक्य, हाँ वानिक्य जो अभयारण्य बिहार में, वहाँ ले जाना चाहिए, मतलब टूर पे ले जाना चाहिए बच्चों को। ये क्या होता है, हमारे बच्चे इससे सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है। और स्थानीय कलाकारों से
और स्थानीय कलाकारों के साथ सत्र आयोजित कर इसका शिक्षकों को रोचक बनाना चाहिए। मतलब स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर शिक्षा को और रोचक बनाना चाहिए। हस्तशिल्प शिक्षा, कारीगरी। अब हाथ से बनाया शिक्षा के बारे में बात करते हैं। कारीगरी, क्या कारीगरी हो गया, बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज की कलाकृति जैसे परंपरागत शिल्प सिखाकर बच्चों में रचनात्मक और आत्मनिर्भर की भावना विकसित की जा सकती है। मतलब हाथ से बने चीज़ों, मतलब गांधी जी आप जानते होंगे, देखे होंगे गांधी जी का फोटो कहीं भी, तो गांधी जी का फोटो की क्या होगा, चरखा चलाते हुए। गांधी जी हाथ से बनाए चीज़ों पे ज़्यादा जोर डालते थे। इसलिए बताया गया है कारीगरी शिक्षा, बुनाई की शिक्षा, मिट्टी के बर्तन बनाने की शिक्षा, कागज़ की कलाकृति की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इससे न केवल कला का संरक्षण होता है बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी सम्मान और रोजगार मिलता है। इससे इसके द्वारा क्या है, जैसे किसी लोकल एरिया में, जैसे किसी लोकल जैसे मधुबनी का बात करते हैं, मधुबनी का क्या पेंटिंग बहुत फेमस है, राजस्थान का पेंटिंग हार्ड पेंटिंग बहुत फेमस है, जैसे महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग बहुत फेमस है। तो क्या वहाँ लोकल पेंटिंग बहुत फेमस है, इससे वहाँ का क्या लोकल पेंटिंग के बारे में पता चलेगा, लोग खरीदेंगे, तो लोग खरीदने पे वहाँ के लोग, लोकल लोग उसे बनाएंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहाँ रोजगार का सीजन होगा, उन लोगों का आय में वृद्धि होगी। तो ये सब शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण, इन चारों विषयों को समेकित शिक्षण, इंटीग्रेटेड लर्निंग के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जो भी शिक्षा पढ़े, क्या हेल्थ का पढ़े, स्वच्छता का पढ़े है, सांस्कृतिक धरोहर का पढ़े है, क्या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है, जिससे विद्यार्थी समग्र विकास की ओर बढ़े। क्या विद्यार्थी समग्र विकास की ओर बढ़े, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये चारों क्या है, शारीरिक शिक्षा के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, मानसिक के बारे में बताना चाहिए, सामाजिक के बारे में और सांस्कृतिक के बारे में बताना चाहिए। पहला क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, क्या हेल्थ से संबंधित शिक्षा। बच्चों और युवाओं में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की जानकारी देना ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मतलब बच्चों और युवाओं में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में जानकारी देना ताकि बच्चे अपने जीवन में वो चीज़ अपनाएं, हेल्दी रहने के लिए, ताकि बच्चे अपने जीवन में स्वस्थ जीवन शैली जी सके, अपने आप को फिट रख सके, उनको कोई बीमारी नहीं हो। बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करनी चाहिए हेल्थ के प्रति। मुख्य बिंदी क्या है इसका, संतुलित आहार, क्या फिट रहने के संतुलित आहार, पोषण, भोजन में विविधता का महत्व। मतलब डेली एक ही टाइप का भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में विविधता होनी चाहिए, कभी कभी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, कभी मतलब संतुलित आहार पे लेनी चाहिए। डेली का रोटी नहीं खाना, डेली का चावल नहीं खाना, बदल बदल के खाना। क्या संतुलित भोजन करना चाहिए, भोजन में विविधता होनी चाहिए। व्यायाम योग, क्या व्यायाम योग, पहला संतुलित आहार बता दिए, दूसरा क्या है व्यायाम योग। दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों की भूमिका, मतलब व्यायाम और योग से हमारे दैनिक दिनचर्या में क्या होगी, शरीर की गतिविधि होगी, वो होगी। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, भावनाओं की समझ, मतलब मेंटल हेल्थ, क्या मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, तनाव का प्रबंधन करना चाहिए। मतलब ज़्यादा मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए, मेंटल हेल्थ को फिट रखना चाहिए। यह शिक्षा के माध्यम से दिया जा सकता है। प्राथमिक उपचार, क्या प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार क्या, छोटी मोटी चोटों और बीमारियों में क्या करें। मतलब प्राथमिक उपचार पता होने चाहिए। प्राथमिक उपचार क्या, स्टार्टिंग का अगर कहीं अगर चोट लग गया तो उस समय मुझे क्या, डॉक्टर यहाँ जाने से पहले अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, स्टार्टिंग में कहीं चोट लग गया, तो लोग डॉक्टर यहाँ जाने का सोचेंगे, या वहीं पे प्राथमिक चिकित्सा उनकी देनी चाहिए। अगर वहाँ पट्टी बांध देना चाहिए, बैंडेज कर देना चाहिए, या कुछ दवा देनी चाहिए ताकि उनका इलाज तत्काल हो सके, फिर उसके वहाँ से ले जाके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। या क्या हुई, प्राथमिक चिकित्सा हुई।
योगा खेलकूद के नियम अभ्यास, क्या योगा खेलकूद के नियम अभ्यास, योगा खेलकूद के नियम अभ्यास होनी चाहिए। खेलकूद में कम से कम एक खेल खेलनी चाहिए डेली का डेली। फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बहुत सारा खेल है, कम से कम एक खेल खेलना चाहिए फिट रहने के लिए। स्वास्थ्य अभियान जैसे पल्स पोलियो, क्या स्वास्थ्य अभियान, क्या जैसे पल्स पोलियो हो गया, टीकाकरण अभियान, मतलब स्वास्थ्य अभियान की ओर पता होनी चाहिए। बाल चिकित्सा शिविरों का आयोजन, बाल चिकित्सा शिविर जैसे पोलियो का टीका होता है या किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन का टीका होता है, इसका आयोजन करना चाहिए। बच्चों की जांच की आयोजन करनी चाहिए। स्वच्छता संबंधी शिक्षा, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के प्रति आदतें विकसित करना चाहिए, बीमारियों से बचाव करना चाहिए। मतलब स्वच्छता से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति के समाज के प्रति स्वच्छता के प्रति आदतें विकसित होनी चाहिए। मतलब स्वच्छता के प्रति आदतें विकसित होना, अपने आप को साफ रखेंगे, वातावरण को साफ रखेंगे, समाज को साफ रखेंगे, यह आदतें विकसित होनी चाहिए लोगों के अंदर। क्या होनी चाहिए लोगों के अंदर? आदतें विकसित होनी चाहिए। मुख्य बिंदु, व्यक्तिगत स्वच्छता, क्या व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब लोग खुद को कैसे स्वच्छ रखेगा, वो हाथ धोना, हाथ धो के हमेशा, मतलब जब भी बाहर से आए या खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। कुछ भी मतलब हर 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को हाथ धोना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। नाखून काटना, नाखून बड़े बड़े नहीं रखना, नाखून काटना, नाखून को ट्रिमिंग करना समय से समय, मतलब समय समय पे नाखून को काटते रहना चाहिए। बाल धोना, वीक में 2 या 3 बार कम से कम बाल धोना चाहिए लोगों को। साफ कपड़े पहनना, क्या कपड़े साफ पहनना चाहिए, ये नहीं कि एक कपड़ा पहन लिया 2 सप्ताह चल रहा है, 3 सप्ताह चल रहा है, आराम से, कोई मतलब नहीं। हमेशा स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े को डेली बदलना चाहिए, कपड़े को अच्छे से धोना चाहिए, कम से कम देह का सफाई करना चाहिए, कपड़े को सफाई करना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता, क्या है पर्यावरण स्वच्छता, कचरा प्रबंधन। पर्यावरण स्वच्छ कैसे रखेंगे हम लोग? हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, मोहल्ला हो, टोला हो, उसको कैसे स्वच्छ रखेंगे वो देखेंगे। अगर मोहल्ला को स्वच्छ रखना है कैसे देखें? कचरा का प्रबंधन करना चाहिए। जो मोहल्ला में इस कोना कचरा हो गया, उस कोना कचरा हो गया, कचरा जो फेंका होता है उसका प्रबंधन करना चाहिए। कचरे का गाड़ी आता है उसमें डाल के फेंकना चाहिए। मॉर्निंग में जो कचरे का गाड़ी आता है या इवनिंग में कचरे का गाड़ी आता है, या कहीं एक जगह कचरा जमा रखना चाहिए, वहाँ उसको प्रबंधन में डालना चाहिए। साफ सफाई रखना, मोहल्ला या टोला हो या समाज हो, मतलब अपने आप को वातावरण को साफ रखना चाहिए। कचरे को जो बताए एक जगह रखना चाहिए। झाड़ू, सुबह शाम में झाड़ू देना चाहिए अपने वातावरण के आसपास के एरिया को। शौचालय का उपयोग करना, जो पब्लिक पब्लिक जो टॉयलेट बनाया जाता है उसका यूज करना, इधर उधर टॉयलेट नहीं करना चाहिए, यह होना चाहिए। जल स्रोतों की स्वच्छता, जल स्रोत जैसे हमारे आसपास जल स्रोत, तालाब हो गया, पोखर हो गया, नदी हो गया, इसको स्वच्छ रखना चाहिए। हैंडपंप की सफाई, क्या हैंडपंप की सफाई होनी चाहिए। जो हैंडपंप होती है, जो कुआं होती है, वहां पे सफाई होनी चाहिए। शिक्षण के तरीके, स्वच्छता सप्ताह या स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ना, मतलब यह शिक्षण के, यह कैसे सीखेंगे हम लोग? स्वच्छता सप्ताह या स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ेंगे इसको। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट चल रहे उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान, उनके द्वारा जोड़ देना चाहिए। स्कूल में स्वच्छता का क्लब बनाना चाहिए। एक स्वच्छ जो हमारे स्कूल है उसमें स्वच्छता का क्लब बना ले, एक क्लब बना ले 10-15 बच्चों गुट का, कि हमें आसपास अपने स्कूल को स्वच्छ रखना है, क्या स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, कैसे अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए, यह एक बनना चाहिए। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और भाषण में प्रयोग करना, मतलब पोस्टर भाषण में प्रयोग करना। अपने जो हमारे मोहल्ले या कहीं भी नाटक होता है, कोई भी क्या बोला जाता है कार्यक्रम होता है, थिएटर होता है, उसमें तो लोगों को अंदर बताना, जागरूक करना, स्वच्छता की बताना चाहिए उनको। स्कूल में डस्टबिन का प्रयोग करना, क्या स्वच्छ रखने के लिए स्कूल में अंदर डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। क्या जो हमारे स्कूल में जो कॉर्नर में जो फील्ड में जो डस्टबिन होती है, या लंच के टाइम खाना खाकर लोग इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे लोग, तो वो इधर उधर नहीं फेंक के डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे बाद में उनको जो कचरे का गाड़ी हो सकती है उसमें डाल के म्यूनसिपैलिटी वाले ले जा सके।
सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित शिक्षा, क्या सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित शिक्षा बच्चों को भारत की समृद्धि परंपराएं, बच्चों को भारत की समृद्ध परंपराएं, सांस्कृतिक रीति रिवाज और ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ना चाहिए। मतलब ये पॉइंट क्या है, हमारे देश में, अगर हमारे देश में देखा जाए तो परंपराएं एक पर एक परंपरा है, बहुत कालों से हमारे देश में परंपराएं चलती आ रही है। हमारा देश बहुत समृद्ध है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मतलब रीति रिवाज को लेकर हमारे देश में बहुत मान्यताएं मानी जाती है। हमारे देश की परंपराएं बहुत वर्ल्ड फेमस है। हमारे देश की परंपरा, अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, मुगलों ने हमारे देश को लूटा, फिर भी हमारे देश की परंपराएं को टच से मस नहीं कर पाए। हमारे देश की परंपराएं अटूट है। भारत की विविधता में ही एकता यह माना जाता है। हमारे देश की परंपराएं के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, रीति रिवाज के बारे में बताना चाहिए। हमारे देश में क्या रीति रिवाज है, क्या पहनावा है, क्या खान पीन है, नॉर्थ में क्या खान पीन है, ईस्ट में क्या खान पीन है, सेंट्रल भारत में क्या खान पीन है, साउथ इंडिया में क्या खान पीन है, वेस्ट इंडिया में क्या खान पीन, मतलब हर चीज़ के बारे में सबको पता होनी चाहिए। यह सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही पता चलती है। अगर हम लोग सांस्कृतिक धरोहर घूमने जाएं, अगर हम लोग साउथ में घूमने जाएं तो साउथ में पता चलेगा कि वहाँ का सांस्कृतिक धरोहर नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। वहाँ का खाना, खान पान, जो पहनावा ओढ़ावा होती है, पूजा का जो कल्चर होता है वो टोटली अलग है। वहाँ का मंदिर भी बहुत अलग है। उनका वहाँ का मंदिर हमारा द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वहाँ नॉर्थ इंडिया का मंदिर, अगर साउथ इंडिया के मंदिर में बहुत अंतर होता है। यह सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से पता चलते हैं। अगर हम लोग वेस्ट में जाते हैं, जैसे गुजरात होते, गुजरात के सोमनाथ मंदिर हो गया, राजस्थान के दिलवारा मंदिर हो गया, यहाँ जाते हैं वहाँ का सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बहुत पता चलती है। तो यह भी ज्ञान होनी चाहिए सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। और ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, गोल गुम्बज हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, पद्म स्वामी मंदिर हो गया, ये सब सांस्कृतिक धरोहर है। सांस्कृतिक धरोहर के जाने में पता चलेगी उनके मोनूमेंट में क्या है, कैसे बनाया गया है, कितने साल पुराना, 100 साल, 1000 साल, कितने साल पुराना, यह हमें जानकारी मिलेगी। मुख्य बिंदु, स्थानीय स्थानीय त्यौहार, क्या स्थानीय त्यौहार जैसे बिहार का स्थानीय त्यौहार क्या, छठ पूजा हो गया, विदेशिया हो गया। जैसे असम जाते, असम का स्थानीय त्यौहार क्या, बिहू हो गया। अगर केरल जाते, केरल का विशु हो गया। महाराष्ट्र जाते, महाराष्ट्र में होली हो गया। ये सब स्थानीय त्यौहार हो गया। ये क्या स्थानीय त्यौहार, इसके बारे में हो। जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, ओणम हो गया। ओणम क्या केरल में मनाया जाता है, बिहू क्या असम में मनाया जाता है। वैसे मणिपुर में, नागालैंड में अलग मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल जो होती है अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में मनाया जाती है। बहुत सारे फेस्टिवल, इंडिया के 28 स्टेट है, बहुत टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पर स्थानीय त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। ये हमें जानकारी मिलेगी। लोक कला, क्या लोक कला और संगीत। लोक कला जैसे कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। भरतनाट्यम क्या हो गया, तमिलनाडु का हो गया। लोकगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया। जैसे हम डांस के बारे में जानते, कथकली केरल का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु को हो गया। उसी तरह कथक कहाँ का हो गया, यूपी का हो गया। इतना डांस हो गया। वाद्य यंत्र क्या होता है, वाद्य यंत्र जैसे होता है तानपुरा होता है, तबला होता है, ढोलक होता है, शहनाई होता है। शहनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां है। मतलब बहुत सारे हो गया। तानपुरा हो गया, घटकम हो गया। ये सब क्या हो गया, हमारा वाद्य यंत्र हो गया। लोकगीत, क्या लोकगीत। अब लोकगीत हो गया, लोकगीत हमारे देश में बहुत सारे लोकगीत हो गया। ये भी हो गया क्या, सांस्कृतिक हो गया। ऐतिहासिक स्थल, क्या ऐतिहासिक स्थल जैसे कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार दिल्ली हो गया। ताजमहल क्या हो गया, आगरा हो गया। कोणार्क मंदिर उड़ीसा हो गया। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु हो गया। बिहार का गोलघर हो गया, गया हो गया। बौद्धि टेम्पल हो गया। और बस इतना ही काफ़ी है। ये सभी क्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर के अंदर आती है। भारतीय साहित्य और भाषा, क्या भारतीय साहित्य और भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, लेखकों की रचना। मतलब क्षेत्रीय भाषाएं मतलब लोकल भाषा ही होनी चाहिए। जैसे हर जगह अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे बोडो क्या होती है, लोकल भाषा असम की हो जाती है। जैसे बिहार की मतलब मैथिली लोकल भाषा ही, उसे यूपी की अपना अवधी भाषा होती है, या क्या होती है, लोकल भाषा होती है। वहाँ का जो लेखकों की जो रचनाएं होती है, कालिदास की रचनाएं हो गया, या किसी भी लेखक की रचनाएं हो गया, या पंचतंत्र हो गया, विष्णु शर्मा की रचना हो गया। ये सब की जानकारी मिलती है हमारे सांस्कृतिक धरोहर से।
शिक्षण के तरीके क्या, विद्यालय भ्रमण, एडुकेशनल टूर, ऐतिहासिक स्थानों पे घुमाना। जैसे शिक्षण के बच्चों को शिक्षण के तरीके जैसे ऐतिहासिक स्मारकों पे घुमाना, मतलब कहीं बाहर में से समर वेकेशन है तो बच्चे को घुमाने के लिए कोई टूर पे ले गए, कोई मोनूमेंट ले गए, ये क्या हो बच्चे को घुमाना चाहिए ताकि बच्चे वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सके, समझ सके, यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर है क्या, यहाँ किस टाइप का मतलब होता था, क्या बोलते हैं, वहाँ का मॉन्यूमेंट पे क्या लिखा गया है, वहाँ दीवार पे क्या चित्रकारी किया गया, या बच्चे अच्छे से जान सके, समझ सके। पारंपरिक परिधान दिवस, पारंपरिक परिधान दिवस, लोक नृत्य, क्या लोक नृत्य होना चाहिए, जैसे असम का बिहू हो गया, बिहार का विदेशिया डांस हो गया, ये सब होनी चाहिए। लोकगीत होनी चाहिए, कहानियों का मंच होना चाहिए। सांस्कृतिक आधार पे परियोजना, क्या सांस्कृतिक आधार पे परियोजना। हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा, क्या हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा। छात्रों में रचनात्मक और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, एक ही पारंपरिक कारीगरों को समझाना और संयोजना। मतलब विद्यार्थी के अंदर कौशल विकास की भावना होनी चाहिए। कौशल विकास करने के अंदर विद्यार्थी को ललक होनी चाहिए, मतलब हाथ से बने चीज़ों करना चाहिए। कटाई हो गया, बुनाई हो गया, मछली पालन हो गया, खेती हो गया, ये सब क्या हो बच्चे को करने की सिखाना चाहिए ताकि बच्चे खुद कर सके, खुद का रोजगार उत्पन्न कर सके, किसी को रोजगार दे सके। इससे हमारे देश समाज का विकास हो सके। यह बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मुख्य बिंदु, स्थानीय स्थानीय हस्तशिल्प जैसे मधुबनी, क्या स्थानीय हस्तशिल्प जैसे मधुबनी चित्रकला, क्या मधुबनी चित्रकला बिहार का, मधुबनी चित्रकला क्या बिहार का। ये वर्ली पेंटिंग क्या महाराष्ट्र का, वर्ली पेंटिंग क्या वहाँ का लोकल जो पेंटिंग होता है वो होता है। बांस का काम हो गया, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का हो गया। तो ये हमारे जो लोकल जो काम होती है, मतलब हाथ से बने चीज़ होती है, या मधुबनी पेंटिंग में क्या हाथ से बने चीज़ों किया जाता है। वर्ली पेंटिंग हो गया, फाड़ पेंटिंग हो गया, बहुत सारे पेंटिंग हो गया। यह क्या होती है, हाथ से बने चीज़ों का उपयोग होता है, वहाँ का लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है। लोग और अगर इनका डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ का सप्लाई भी बढ़ेगा वहाँ का। बस यही। हस्त निर्मित वस्तु है, क्या हस्त निर्मित वस्तु है जैसे राखी, हाथ से बनाया वस्तु कैसे राखी हो गया, पेपर बैग हो गया, दिया सजावट हो गया, बुनाई हो गया। मतलब हाथ से बने चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना बढ़ाना चाहिए, बच्चों के द्वारा सिखाना चाहिए। क्या राखी हो गया, पेपर हो गया, चरखा हो गया, बुनाई हो गया, कटाई हो गया, खादी का कपड़ा हो गया, ये चीज़ होना चाहिए। पुनः उपयोग और पुनः चक्र, मतलब रीयूज एंड रिसाइकल का सिद्धांत, क्या रीयूज और रिसाइकल का सिद्धांत। शिक्षण के तरीके, कला शिल्प की शिक्षा, मतलब यह चीज सिखाने की शिक्षण के तरीके क्या होनी चाहिए, कला शिल्प की कक्षाएं, मतलब बच्चों को स्कूल में ही कला और शिल्प की कक्षाएं देनी चाहिए कि बच्चों को अंदर सिखाना चाहिए यह चीज़ कैसे बनाया जा सकता, मतलब पेपर से बनाया सामान, हाथ से बनाया सामान कैसे बनाया जा सकता है, स्कूल में ही बच्चे को सिखाना चाहिए, इसकी कक्षाएं देने चाहिए। टू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट देना चाहिए, मतलब बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट देना चाहिए कि आज क्लास में राखी बना के लाओगे, पेपर से बने एक बैग बना के लाओगे, मतलब कोई हाथ से बना एक अच्छा चीज़ क्लास में बना के लाओगे। बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर जिसका अच्छा बनेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, ये बच्चों को बताना चाहिए। स्थानीय कारीगरों को बुलाकर प्रदर्शन करवाना चाहिए, मतलब स्कूल में एक इवेंट करना चाहिए, मतलब स्थानीय कारीगर जैसे जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के आसपास बहुत अच्छा कुछ बहुत फेमस चीज़ बनाते हैं लोग, जो स्थानीय कारीगरों को बुला ले, उनको दिखाना चाहिए कि ये लोग अपने हाथ से बना के कितने अच्छे सामान बना सकते हैं अपने हाथ से। वो लोग आके उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हाथ से बनाए चीज़ें का कितने अच्छे बन सकते हैं, कैसे बन सकता है, उनको सिखाना चाहिए ताकि बच्चे सीख सके, बच्चे भी बना सके। यह होना चाहिए स्कूल में। स्कूल मेलों में हस्तशिल्प बच्चों का प्रदर्शन होना चाहिए, मतलब स्कूल के जो मेले होते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है, जो फेयर होता है स्कूल में, उसमें हाथ से बने चीज़ों का जैसे साइंस फेयर होता होगा स्कूल में, आप लोग जानते होंगे। तो क्या बना है, लोग अपने अपने हाथ से बना के चीज़, कोई साइंस का बना के कुछ ले गए, कोई क्या बोलते हैं हाइड्रो पावर कुछ ले जाते, कोई इलेक्ट्रिक का बना के ले जाते, मतलब हाथ से बने चीज़ बना के लोग लेके जाते हैं। यह होना चाहिए।
एकीकृत शिक्षा मतलब इंटीग्रेटेड लर्निंग। इन चारों विषयों को एक साथ जोड़ के समग्र शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण, इन चारों विषयों को एक साथ जोड़ के समग्र शिक्षा दी जा सकती है। जैसे परियोजना उदाहरण, मेरी गांव की धरोहर, क्या मेरी गांव की धरोहर पे एक उसको शिक्षा दिया जा सकता है, जिसमें हाथ गांव की संस्कृति, हस्तशिल्प, स्वच्छ अभियान और स्वच्छता सुविधाओं की रिपोर्ट तैयार करे। मतलब स्कूल में क्या होगा, एक प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाए कि आप अपने गांव की धरोहर पे एक प्रोजेक्ट बना कर लाए, जिसमें आप अपने गांव की संस्कृति के बारे में, वहाँ की जो गांव में जो हस्तशिल्प होती है, मतलब कुछ ना कुछ गांव में हाथ से बनाया चीज़ बहुत फेमस होगा, कुछ ना कुछ लोकल चीज़ बहुत फेमस होगा आपके गाँव का बनाया हुआ, उसके बारे में। स्वच्छता अभियान, आपके गाँव में क्या स्वच्छता अभियान होती है, क्या होती है आपके गाँव में क्या स्वच्छता अभियान होती है, उसके बारे में पता करना। और स्वच्छता सुविधा क्या रिपोर्ट, स्वच्छता सुविधा जो होती है गांव में, उस पर रिपोर्ट तैयार करना। मतलब पूरा एक हमारे गांव की धरोहर पे एक प्रोजेक्ट देना चाहिए बच्चों को, इस पे लोग बना के लाए, ऐसा प्रोजेक्ट बच्चे को देना चाहिए स्कूल में। वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्या स्वास्थ्य और स्वच्छता पे परीक्षण और हस्तशिल्प कार्यशाला एक साथ आयोजित की जा सकती है। मतलब एक स्कूल में एक वर्कशॉप आयोजन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्कूल में एक वर्कशॉप आयोजन करना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता पे परीक्षण देना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता कैसे करना चाहिए अपने आप को, यह देना चाहिए बच्चों को। और हस्तशिल्प कार्यशाला, मतलब हाथ से बनाई चीज़ों की कार्यशाला लोगों को बच्चे में बताना चाहिए। मतलब दोनों का अगर वर्क प्रोजेक्ट होगा तो लोग सीख पाएंगे, बच्चे अपने आप को सीख पाएंगे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मतलब किस तरीके से चीज़ों को बनाना है हाथ से, या बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। पाठ योजना में समावेशन, क्या है पाठ योजना में समावेशन, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, क्या ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट अध्ययन, समाज शास्त्र, कला और शारीरिक शिक्षा, क्या कला और शारीरिक शिक्षा के विषयों में इन विषयों पे समाहित किया जा सकता है। मतलब पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, ईवीएस का शिक्षा देना चाहिए, पर्यावरण का शिक्षा देना चाहिए, समाज शास्त्र का शिक्षा देना चाहिए बच्चों के अंदर, इस सब का डेवलप करना चाहिए स्कूल में ही। निष्कर्ष, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा, क्या यह निष्कर्ष निकला। स्वास्थ्य शिक्षा कैसे होनी चाहिए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य क्या करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य कपड़े पहनना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, बाल नाखून अच्छे से काटना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सा लोकल होता है, जो स्थानीय पेंटिंग होती है, स्थानीय फोक डांस होती है, स्थानीय नृत्य होती है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हस्तशिल्प पे क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में अच्छी जानकारी पता होनी चाहिए। बच्चों को जागरूक, जिम्मेदार और रचनात्मक नागरिक बनना चाहिए। मतलब बच्चों को जागरूक नागरिक बनना चाहिए, लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, कुछ सीखने की जागरूकता होनी चाहिए, कुछ करने की जागरूकता होनी चाहिए। हमेशा बच्चे जागरूक हो कि आज हम ये चीज़ सीखेंगे, आज स्कूल में ये चीज़ सिखाया गया, कुछ नया सीखने की भावना बच्चों के अंदर हमेशा होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था इन सारी शिक्षा के माध्यम से, क्या मानना था, सारी एडुकेशन जो हमारी होती है बच्चों को देकर बच्चे के अंदर ये सारी भावना होनी चाहिए। यह शिक्षा केवल पुस्तक तक सीमित न रह के व्यवहार में उतरनी चाहिए। मतलब जितने शिक्षा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यह शिक्षा केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है कि पुस्तक पढ़ लिए, नोट कर लिए, काफ़ी हो गया, इतना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह शिक्षा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, हमारे बोली में होनी चाहिए, हमारी बोली से भी लोग समझ सके कि यह इंसान पढ़ा लिखा हो, अच्छे से बात करने का तरीका होनी चाहिए, लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए तरीका हमारे बोली से ही पता चल जाए, हमारे बोली से हमारे संस्कार का पता चले, हमारे परवरिश का पता चले, यह शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यह शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव डालती है। इतना एडुकेशन होने के बाद अच्छे राष्ट्र का निर्माण होते हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है, और अच्छे समाज ही अच्छे देश का निर्माण कर सकती है। इससे हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे देश का प्रगति होगा, हमारे देश का
डेवलप हो सकती, जितना अच्छा हो सके उतना हमारा देश डेवलप हो सकता है। इसलिए हमारे देश में शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा, गांधी जी का जो महत्व शिक्षा पे जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये अच्छे से पता चल गया हम लोगों को कि गांधी जी क्या करना चाहते थे शिक्षा के माध्यम। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांधी जी का जो शिक्षा को लेकर जो नज़रिया था हमारे देश में अभी याद आती है। अभी उनका जो जो दिया गया था जो शिक्षा का दर्शन है अभी हमारे देश में अपनाया जाता है, ताकि हमारे देश के बच्चों को जागरूक किया जाए, स्किल के बारे में बताया जाए, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाए। नहीं तो देखा जाए आजकल बहुत लोगों को हमारे देश के नॉलेज के बारे, हमारे देश के जो सांस्कृतिक परंपराएं होती है, कल्चरल नॉलेज होता है, कुछ नहीं होता किसी को पता। बहुत शायद ही किसी को पता होना चाहिए होता है हमारे देश में। लोगों को हमारे सांस्कृतिक जो मोनूमेंट है वो घूमना चाहिए, पता होनी चाहिए क्या होती है हमारे देश का धरोहर, क्या है हमारे देश में, मतलब किस तरह का कल्चर हो, ये हमारे देश में अच्छे को बच्चों को पता होनी चाहिए। यह क्या है, हमारे गांधी जी के द्वारा जो दिया गया शिक्षा दर्शन है, इसके द्वारा ही पता चल सकता है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा है, हम लोग का यूनिट 1 ये आज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, यूनिट 1 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। और हम लोग ने यूनिट 1 में गांधी एंड एडुकेशन में यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी डाउट होगा आप लोग का, आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, सर ये डाउट नहीं है। और इसमें जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग कल इसका दूसरा यूनिट कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा यूनिट देखने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि पहले यूनिट को देखें और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट है कमेंट में करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। और जब तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोग के सेमेस्टर 1 के एग्जाम में, क्योंकि आप लोग के एग्जाम भी नज़दीक पास आने वाला है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कल करते हैं यूनिट 2, हम लोग मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।